झारखंड में जारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की आशंकाओं के बीच में एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि हमें देखने को मिली है। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने झारखंड पार्टी का दामन थाम लिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल फील्ड में किसी जान और पहचान का मोहताज नहीं है, आखिर उस व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ी कि किसी राजनीतिक दल का दामन थामे? सवाल वही है सर, क्या इसका जवाब हो सकता है? देखिए, एक वकील के तौर पर भी मैं सामाजिक कार्य ही करता रहा हूँ। जब आप वकालत के पेशे में आते हैं, बिल्कुल लॉ की पढ़ाई करके, तो जब तक समाज की एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलती है, आप बड़ा वकील नहीं हो सकते हैं। देखिए, राज्य के समाज ने, राज्य के लोगों ने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया कि मैं वरीय अधिवक्ता या सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुआ, फिर अपर महाधिवक्ता इस राज्य का बनाया गया, महाधिवक्ता भी रहा जो सबसे ऊंचा पद है, और उसके बाद मैं चेयरमैन भी रहा झारखंड स्टेट बार काउंसिल का। तो कुछ तो मेरे मन में होगा, ये आपने सही कहा। और मन में जो है, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि राज्य के लोगों को वास्तव में विगत 22 सालों में क्या मिला है, ये एक बड़ा सवाल मेरे मन में घूमता रहता है। और मैंने यही सोचा कि यदि सामाजिक दायित्व मैं पहले से ही निभाता हूँ, तो इस सामाजिक दायित्व का दायरा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, वकालत के पेशे में ज़्यादा समय दूंगा, और राजनीतिक जो कार्य मुझे करने हैं, इसमें लोगों का अपार सहयोग मिल सकता है। काफ़ी सारे लोग इस क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। वकालत के क्षेत्र में आपके कुछ एक जूनियर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, 10, 12, 15 जो भी कह लीजिए, वो जुड़े होते हैं और उनके सहयोग से आपको काम करना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक फील्ड में हर जाति, वर्ग और हर प्रकार के लोग यदि आपकी भावनाओं से और आपके विचार से अगर वाकिफ होते हैं या उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पीछे बहुत सारे लोग स्वयं इकट्ठा हो जाते हैं। सवाल यह है सर कि आखिर झारखंड पार्टी ही क्यों? दल तो ऐसे इतने बड़े हैं जिनका ऑरा इतना बड़ा है, जैसे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन सबको दरकिनार करते हुए झारखंड पार्टी ही क्यों? एक ऐसी पार्टी जो राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आती है। देखिए, झारखंड पार्टी को मैंने बचपन से देखा है। जब गुमला में मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हो रही थी, काफ़ी वर्षों तक, 8-10 वर्षों तक मैं गुमला में रहा, तो गुमला में अगर होश संभालते के साथ में अगर किसी पार्टी के बारे में जहन में कोई ध्यान में बात आई, तो झारखंड पार्टी थी, जो नगाड़ा छाप तब इनका जो है वो चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो एक तो पहला प्यार कह लीजिए। दूसरी बात कि अगर बड़ी पार्टियां हैं तो उसमें बड़े बड़े लोग हैं और पहले से लोग हैं, वे स्वयं ऑर्गेनाइज हैं, और उनके रहते हुए भी राज्य में अब तक मैं समझता हूँ कुछ नहीं हुआ। तो झारखंड पार्टी को एक नए रूप में पेश करना, नए रूप में लोगों के सामने ले जाना, ये मेरी प्राथमिकता है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक बड़ी टीम है, वह अधिवक्ताओं की एक बड़ी टीम है, बुद्धिजीवियों की, और एक बड़ी टीम है यहाँ के मूलवासी और आदिवासी जनता की, जो मेरे इस पार्टी में जुड़ने के बाद भविष्य में जुड़ने वाले हैं। जी, सवाल ये है ना कि राजनीति में एक परसेप्शन है कि सत्ता की राजनीति होती है, कोई सेवा भाव तो करता नहीं है, सत्ता की राजनीति करते हैं। मगर आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये कैसे बात है कि राजनीति भी करेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, सेवा भी करना चाहते हैं? थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगठन जो करते हैं, जो संगठन को चलाते हैं, वो संगठन ही चलाते हैं, और जो चुनावी राजनीति होती है वो बिल्कुल अलग सी राजनीति होती है। आज भरी सभा में जब मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इस पार्टी को क्या दे सकता हूँ, पार्टी की क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे, ये मुझे पता नहीं है। तो मैंने यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी ईमानदारी से मैंने कहा है कि भविष्य में मुझे चुनावी राजनीति में नहीं आने की इच्छा है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, परंतु अगर संगठन के जरिए आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं यहाँ की आम जनता के लिए, यहाँ के नीडी जनता के लिए, यहाँ के ज़रूरतमंद जनता के लिए, तो मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा।
जी, आज आपके वक्तव्य से हम 2-3 बातें निकाल पाए हैं। आपने जोर देकर इस बात को स्थापित करने की कोशिश की, जो आप हैं भी, कि आप झारखंड के मूलवासी हैं, यहाँ के रचे बसे हैं, यहाँ की मिट्टी से जन्मे हैं। तो ये क्या व्यवस्था थी बताने की, आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी? आज जब उस तरह की धारा की राजनीति में शामिल हो रहे हैं, तो अजीत कुमार को लगता है कि इस पहचान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी या किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी चाहे जो भी हो, उनके अपने मूल और सिद्धांत होते हैं। झारखंड पार्टी का भी एक मूल और एक अलग सिद्धांत रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड पार्टी की ही सबसे पहले परिकल्पना थी कि अलग झारखंड राज्य बने और बृहद झारखंड बने। मैंने आपको यह स्पष्ट करके बताया कि झारखंड पार्टी 1949 में स्थापित हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब झारखंड पार्टी का मूल और उनका पूरा का पूरा ध्येय मुझे पता है, तो बिल्कुल जिस परिवार से आप जुड़ने वाले हैं उस परिवार के हैं कि नहीं, आपको बताने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी या पड़ी। जो मुझे जानता है वो बिल्कुल जानता है कि मैं यहाँ का मूलवासी हूँ। मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी थीम के कारण, क्योंकि मेरी पार्टी अब जो झारखंड पार्टी है उसका एक थीम है, हम झारखंड के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और झारखंड के लोग इस प्रकार से नहीं परिभाषित होंगे अब कि ये झारखंडी है वो झारखंडी नहीं है। जो झारखंड में रहने वाला है, एक लंबे समय से झारखंड में रहता आया है, जिसको झारखंड से प्यार है, यहाँ के परिवेश से प्यार है, जिसने झारखंड में कुछ दिया है और झारखंड को कुछ दिया है, वो सारे झारखंडी हैं। इनको अलग करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आज हेमंत सोरेन की सरकार को 1000 दिन पूरे हो गए, तो व्यक्तिगत तौर पर आप हेमंत सोरेन जी के आलोचक हैं या समालोचक के तौर पर अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं आलोचक किसी का नहीं हूँ और मैं किसी की पीठ थपथपाने के लिए भी यहाँ नहीं आया हूँ। कोर्ट में अब तक जो मैंने काम किया है, यदि नीतियाँ गलत होती हैं तो लॉयर के रूप में उन नीतियों को मैं अटैक करता हूँ और मैंने बड़े बड़े मामलों में बहस भी किया है, वो अलग मामला है। जहाँ तक हेमंत जी का सवाल है, मैं उनकी शिकायत भी नहीं करूंगा, उनका विरोध भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका विरोध स्वयं हो रहा है और उनका विरोध करने वाले और लोग भी हैं। तो पार्टी में कहते हैं कि पार्टी में एक लाइन लेकर आप नहीं चलते हैं तो गुम हो जाते हैं, पार्टी में इस तरफ या उस तरफ बीच का कुछ होता नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हेमंत जी को विरोध करने वाले कई लोग हैं और उनका विरोध करके ही राजनीति झारखंड पार्टी के चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। परंतु मेरा सवाल जरूर रहेगा कि विगत 3 सालों में आपने क्या किया, और यदि 3 सालों में आपने कुछ नहीं किया तो अचानक ये कपोल घोषणाएं, कागजी घोषणाएं क्यों करते हैं? क्या दोबारा राज्य के लोगों को धोखा देने की योजना बना रहे हैं? ये सवाल मैं करूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु एक आम आदमी का जो सवाल है वो सवाल करने का मुझे बराबर हक है और मैं बराबर उस हक से पूछूंगा। यदि आप इसको विरोध कहेंगे तो आप मान लीजिए कि मैं हर किसी का विरोधी हूँ, हर उस व्यक्ति का विरोधी हूँ, चाहे वो कोई पार्टी हो या किसी पार्टी का नेता हो, जिसने राज्य के विकास के लिए वो सब कुछ नहीं किया जो राज्य में अब उपलब्ध होना चाहिए था। मैं उन सबों का विरोधी भी हूँ और उनका विरोध भी करूंगा। यदि उस विरोध के खेमे में हेमंत जी भी आते हैं तो मैं उनका भी विरोधी हूँ। एक आखिरी सवाल एक विधि विशेषज्ञ के तौर पर अजीत जी से पूछना चाहूंगा कि अभी जो कुछ गवर्नर हाउस और सीएमओ के बीच जो टसल चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक विधि विशेषज्ञ के तौर पर क्या देखते हैं आपसे? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट और संविधान की जो धारा 191 है, इनके प्रावधानों के तहत यदि करप्शन का या डिसलॉयल्टी का चार्ज आता है तो उस बारे में राज्यपाल को निर्णय लेना होता है। राज्यपाल उस निर्णय लेने के क्रम में इलेक्शन कमीशन से मंतव्य लेते हैं और यदि राज्यपाल कोई विपरीत निर्णय लेते हैं या किसी व्यक्ति को किसी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को निष्कासित किया जाता है या उनको पदच्युत कर दिया जाता है इन कारणों से, तो उनका निष्कासन 5 वर्ष के लिए होता है
और वो निष्कासन तभी हो सकता है जब इलेक्शन कमीशन इसको गजट करे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, मुझे नहीं समझ में आता है कि हड़बड़ी क्यों है, क्यों जानना चाहते हैं। समय आएगा तो एक्शन होगी, यदि एक्शन लेने लायक कोई मामला बनता है तो ही एक्शन होगी। यदि एक्शन लेने लायक कोई मामला ही नहीं है, यदि आप ऐसा समझते हैं, तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के काम करिए, हड़बड़ी क्या है। राज्यपाल क्या उस कॉपी को देने के लिए बाध्य हैं या दे सकते हैं, ऐसे कोई बाध्यता है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस होता है, और ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस ओपिनियन के पेपर्स, क्या ओपिनियन इलेक्शन कमीशन ने भेजा, या मैं महाधिवक्ता रहा हूँ, यदि महाधिवक्ता अपनी ओपिनियन भेजता है राज्य सरकार को, तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस की श्रेणी में आता है। आप हक से महाधिवक्ता की ओपिनियन मांग नहीं सकते हैं। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन जो है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, इसको मांगना गलत है। आपने सुना, ये थे झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और वर्तमान में झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी के आलोचक या समालोचक नहीं है। तथ्यों के आधार पर और राजनीतिक बिंदुओं के आधार पर वो काम करेंगे और झारखंड पार्टी का जो लाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि झारखंड में इन दिनों जो एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं का आधार कुछ नहीं है, कपोल घोषणाएं हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में देखना होगा क्या अजीत कुमार किसी चुनावी राजनीति में जाते हैं या नहीं। फिलहाल उन्होंने इस बात से इनकार किया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ बायोस्कोप से शहनवाज।